1789 ईस्वी में मीटिंग बुलाया, उसके पहले स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 ईस्वी में हुई थी। यानी 175-76 वर्षों के बाद स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई है। स्टेट जनरल किसको कहा जाता है? फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता है। छात्रों, यानी 176 वर्षों के बाद स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई है। लुई सोलहवां ने ये सोच करके स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाया कि अब जनसाधारण वर्ग से जितना कर लिया जाता है उस कर से और बढ़ा करके इनके ऊपर कर डाल दिया जाए, जिससे कि करों के बोझ से ये लोग इतना दब जाए कि फिर भविष्य में किसी प्रकार की आवाज न उठे। लेकिन छात्रों, जो जनसाधारण वर्ग लुई सोलहवें को जो भगवान मानता था, वो भगवान सब उनके दिमाग से निकल गया। जब लुई सोलहवें ने कहा कि ठीक है, हम तुम लोगों को रोटी देंगे, लेकिन स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने के बाद, तो वहीं पर वर्साय के महल के सामने ही जब जुलूस आई, वर्साय के महल जब वर्साय के महल की तरफ आई भीड़, तो वो लुई सोलहवें की जय जयकार करते हुए आ रही थी जनसाधारण। लेकिन जब वापस गई भीड़, जनसाधारण वर्ग की भीड़ जब वापस गई, तो वो लोग दार्शनिकों का जय जयकार करते थे। यानी वहीं परिस्थिति पलट गई। जो वहीं पर जनसाधारण वर्ग के दिमाग से भगवान सबका विश्वास निकल गया, और वो जनसाधारण वर्ग यानी वो भक्त थे और लुई सोलहवां भगवान थे। यानी अब भक्त अपने भगवान के खिलाफ क्रांति करने के लिए तैयार थे। छात्रों, ये कहा जाता है कि फ्रांस में यदि दार्शनिक नहीं हुए होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं हुई होती। फ्रांस की क्रांति केवल दार्शनिकों की देन थी। रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, डिderot ने जनसाधारण वर्ग को जगा दिया। इन लोगों ने, जो वो लोग सोए थे, उनको बिल्कुल जगा दिया, अंधेरे से प्रकाश मिलाया। तो जनसाधारण वर्ग ने कहा कि ठीक है, हम स्टेट जनरल की मीटिंग की जो है हम लोग अप्रूव करेंगे। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी के पहले स्टेट जनरल की मीटिंग जो हुआ करती थी, उसकी ये प्रक्रिया थी छात्रों कि जैसे ये संसद है, उसी संसद के अंदर एक तो भीड़ नहीं जाती थी। एक व्यक्ति पादरी वर्ग का प्रतिनिधि, एक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधि और एक जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधि अंदर जाता था, और मीटिंग में क्या होती थी वो प्रतिनिधि आकर के अपने अपने वर्ग में ये बात जाकर के बता देते। तो 1789 ईस्वी में जनसाधारण वर्ग ने जो अपना प्रतिनिधि चुना, प्रश्न पूछा जाता है कि जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधि कौन था, तो आप लिखेंगे मिराबो। या एक लाइन में पूछा जाता है कि मिराबो कौन था, तो आप लिखेंगे मिराबो जनसाधारण वर्ग का नेता है। तो जनसाधारण वर्ग ने मिराबो को अपना नेता चुना। और 1789 के पहले 1614 ईस्वी तक ये प्रक्रिया थी कि कुलीन और पादरी वर्ग के प्रतिनिधि एक साथ बैठते थे, और जो जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधि था उसको अलग बैठाया जाता था। तो जो मिराबो था वो अपनी बात पर अड़ गया, कहा कि अब हमारी भी कुर्सी अब यहीं मिलेगी। तो इस बात पर कुलीन और पादरी वर्ग के व्यक्तियों ने कहा कि अब तुम हमारे साथ बैठोगे। तो मिराबो ने कहा कि अब हमारी भी कुर्सी यहीं पर रहेगी, नहीं तो ये मीटिंग नहीं। तो इस पर कुलीन और पादरी वर्ग के प्रतिनिधि जो थे वो उठ करके चले, और मिराबो ने कहा कि हम आज अपनी मीटिंग करेंगे, चाहे तुम लोग अपनी करो या न करो। तो जब कुलीन और पादरी वर्ग के प्रतिनिधियों ने देखा कि मिराबो अपनी बात पर आ गया है, तो उन लोगों ने लुई सोलहवें को ये सलाह दिया कि आप ऐसा करिए
कि जनसाधारण वर्ग की सभा कक्ष को बंद करा दिया। छात्रों, इस स्टेट जनरल के अंदर 3 सभा कक्ष हुआ करता था। पादरी वर्ग का अलग, कुलीन वर्ग का अलग और जनसाधारण वर्ग का अलग। अलग अलग अपने अपने सभा कक्ष में लोग मीटिंग किया करते। तो कुलीन और पादरी वर्ग के प्रतिनिधियों ने ये सोच करके लुई 16वें को सलाह दिया कि जब जनसाधारण वर्ग का सभा कक्ष बंद हो जाएगा तो ये लोग मीटिंग कर नहीं पाएंगे और ये लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन छात्रों, अब जनसाधारण वर्ग के दिमाग का जो भगवान सत्ता विश्वास जो था वो निकल गया था। अब लुई 16वां जो सोच रहा था जनसाधारण वर्ग ठीक उसको उल्टा करना। लुई 16वां ने तो जनसाधारण वर्ग के सभा कक्ष को ये सोच करके बंद कराया था कि जब इनकी सभा कक्ष बंद हो जाएगी तो ये लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन मिराबो जो था वो अड़ गया, कहा कि आज हम अपनी मीटिंग करेंगे। उसने कहा कि ठीक है, हमारी सभा कक्ष को तुम लोग बंद करा दिए, ठीक है, हम अपनी मीटिंग आज अवश्य करेंगे। तो छात्रों, स्टेट जनरल के बाहर, जैसे मान लीजिए जो क्लास होता है, क्लास के बाहर एक लॉन टेनिस कोर्ट था। छात्रों, आपको बता दें कि लॉन टेनिस एक खेल होता है और वो लॉन टेनिस खेल 12 महीना खेला जाता है। तो वो 2 कोर्ट पे खेला जाता है। एक होता है हार्ड कोर्ट और एक होता है ग्रास कोर्ट। हार्ड कोर्ट उसको कहा जाता है जो सीमेंट का बना होता है और ग्रास कोर्ट उसको कहा जाता है जो घास का बना होता है। जो हार्ड कोर्ट होता है वो सीमेंट का बनाता है। बरसात के दिनों में उसी पर खेला जाता है। तो जुलाई अगस्त का महीना था जब ये मीटिंग बुलाई गई थी। लॉन टेनिस कोर्ट की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो तो ये वहीं स्टेट जनरल के बगल में लॉन टेनिस कोर्ट का एक कोर्ट था जो कि सीमेंट का बना हुआ था। मिराबो जो जनसाधारण वर्ग का नेता था वो स्टेट जनरल के बाहर से निकला और बाहर स्टेट जनरल के बाहर जनसाधारण वर्ग की भीड़ पूरा इकट्ठा था ये जानने के लिए कि जो 1789 के पहले स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी, क्या सोच करके 1789 ईस्वी में बुलाई गई, उनके अंदर उत्सुकता था ये जानने के लिए। तो लॉन टेनिस कोर्ट मिराबो अंदर से निकला और उसी लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पर पूरी भीड़ को लेकर के बैठ गया और बैठने के बाद पूरी भीड़ को लेकर के वो बैठ गया और बैठने के बाद वो खड़ा हुआ। छात्रों, मिराबो की बात को ही लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। मिराबो ने क्या कहा उसकी बात को इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है, उसको इन्वर्टेड कामा में लेकर के उसको अंडरलाइन करना होता है। पूरी भीड़ को मिराबो को लेकर के वहाँ बैठा लॉन टेनिस कोर्ट पे, सब कोई बैठ गया और बैठने के बाद मिराबो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद जनसाधारण वर्ग से क्या कहा, इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा आप कैसे लगाओ, इन्वर्टेड कामा उसने क्या कहा कि आज से और यहाँ से हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस के लिए किसी नए संविधान की रचना नहीं कर लेंगे, चाहे हम लोगों को बंदूकों के साए में ही क्यों न रहना पड़े। ये था लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ। ये इन्वर्टेड कामा होगी, जहाँ उसकी बात खत्म होगी इन्वर्टेड कामा ऐसे आप क्लोज कर देंगे और ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर आप समझ लीजिए कि लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ ये लघुत्री में पूछा जाता है, टिप्पणी में भी आ जाता है। लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ पर टिप्पणी में तो आप लिखेंगे वही मिराबो की बात। मिराबो लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पर पूरी जनसाधारण वर्ग की भीड़ को लेकर के बैठ गया और बैठने के बाद वो खड़ा हुआ
और खड़ा होने के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज से और यहाँ से हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक नए संविधान की रचना नहीं कर लेंगे, चाहे हम लोगों को बंदूकों के साए में ही क्यों न रहना हो। और ये कह करके वो भी वहीं पर बैठे। ये था लॉन टेनिस-कोर्ट की शपथ। तो कुलीन और पादरी वर्ग के प्रतिनिधियों ने जब देखा कि जनसाधारण वर्ग वो यहीं पर शपथ लेकर के बैठ गए, तो फिर उनके दिमाग में पूरा बात आई। वो लोग केवल जनसाधारण वर्ग को वहाँ से हटाना चाहते थे। जनसाधारण वर्ग वहीं पर बैठे थे। तब उन लोगों ने लुईस 16वें को एक नई सलाह दिया, जिसको कहा जाता है, क्या सलाह दिया? उन लोगों ने कहा कि आप ऐसा करिए कि लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ पर जो लोग बैठे हैं, आप पेरिस में ये अफवाह फैला दीजिए कि जो लोग लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ पर के मैदान पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को राजा विदेशी सैनिकों को बुला करके उनको गोलियों से उड़वा देंगे। ये सोच करके शायद वो लोग डर करके भाग जाए। छात्रों, जो लॉन टेनिस कोर्ट की शपथ थी और वहाँ से पेरिस की दूरी लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। ये अफवाह पेरिस में फैलाई है कि जो लोग लॉन टेनिस कोर्ट के मैदान पर बैठे हुए हैं, राजा विदेशी सैनिकों को बुला करके उन सभी को गोलियों से उड़वा देगा। ये झूठी अफवाह फैलाई गई पेरिस में, और वो पेरिस की झूठी अफवाह वहाँ से चलते आकर के टेनिस कोर्ट के मैदान तक पहुँच गई। और जब लॉन टेनिस कोर्ट के शपथकर्ताओं ने जब इस बात को सुना कि राजा विदेशी सैनिकों को बुलवा करके हम लोगों को गोलियों से उड़ा देगा, अब वो ऐसा कार्य करेगा, तो वो लोग इस बात को सुन करके और तैस न और क्रोध में आ गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि 150-200 मीटर बास्टील का जेल था। छात्रों, ये बास्टील का जेल क्या था? प्रश्न पूछा जाता है कि बास्टील का जेल किसका प्रतीक था? तो आप एक लाइन में लिखेंगे कि बास्टील का जेल लुईस 16वें की निरंकुशता का प्रतीक था। छात्रों, बास्टील के जेल में वे कैदी थे, सब कैदी निर्दोष थे, केवल उनका दोष यही था कि वे लोग लुईस 16वें के ऊपर उन लोगों ने टिप्पणी किया था कि राजा ऐसे रहता है, राजा ऐसे खाता है, राजा ऐसे पहनता है, और उन अधिकारियों के माध्यम से राजा के पास ये अफवाह फैली। ये बात जब पहुँचती थी तो राजा अपने अधिकारियों के माध्यम से उस व्यक्ति को पकड़ करके उसी बास्टील के जेल में बंद कर देता। वो बास्टील का जेल लुईस 16वें की निरंकुशता का प्रतीक था। जब लॉन टेनिस कोर्ट के शपथकर्ताओं ने सुना तो उसी बास्टील के जेल जा पहुंचे, और बास्टील के जेल जा पहुंचे और 4 घंटे के अंदर बास्टील के जेल के जो फाटक था उन लोगों ने तोड़ दिया, और उसमें जितने कैदी थे उन सभी लोगों को लोगों ने मुक्त कर दिया। ये घटना 14 जुलाई 1789 ईस्वी को घटी थी। और छात्रों, ये आप जान लीजिए कि आज भी फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 जुलाई ही मनाया जाता है। जब बास्टील के जेल का पतन हो गया तब लुईस 16वां डर गया। किससे डर गया? अपने भक्तों से डर गया, यानी जनसाधारण वर्ग से। जनसाधारण वर्ग भक्त थे और लुईस 16वां भगवान, यानी भगवान अपने भक्तों से डर गया। और लुईस 16वां जब बास्टील के जेल का फाटक खुल गया, उसके जितने कैदी से संभुक्त हो गए, तो लुईस 16वां समझ गया कि हमारे हाथ से सत्ता निकल करके जनसाधारण वर्ग के हाथ में चली गई। तो लुईस 16वां अब वो देश छोड़ करके भागने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों, लुईस 16वां, उसकी पत्नी मेरी अंतोनेट और 2.5 वर्ष की बच्ची थी, एयरपोर्ट को लोगों को पकड़ लिया गया। और जब इस बात की सूचना उन घरों में पहुंची जिन घरों के कैदी इस बास्टील के जेल में बंद थे,
उन घरों में जब ये सूचना पहुंची तो उन घरों के पुरुषों के पहले महिलाएं वो निकल करके सड़क पर खड़ी हो गई। वो लोग खड़ी हो गई। उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा न हो कि लुई 16वां बिना दंड पाए ही कहीं फ्रांस छोड़ करके भाग जाए, इसलिए उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लगभग 10,000 की संख्या में सड़क पेरिस की सड़क पर वो उन महिलाएं आकर के खड़ी हो गई और उनको समझाया गया, बताया गया कि लुई 16वां पकड़ लिया गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उन लोगों ने पैदल चल कर जा करके लुई 16वां को जब अपनी आँख से उन लोगों ने देख लिया कि लुई 16वां बंदी बना लिया गया है, तब उन लोगों को संतुष्टि हुई। और जब लुई 16वां को उन लोगों ने देख लिया, तब उन्हीं महिलाओं को छात्रों फ्रांस के इतिहास में कहा चुड़ैलों का नाम दिया गया। फ्रांस के इतिहास में उन्हीं महिलाओं को चुड़ैलों का नाम दिया गया। और इन महिलाओं को, इन चुड़ैलों का धावा जो हुआ था वो 5 अक्टूबर को हुआ था। तब अब ये हुआ कि लुई 16वें को मौत दिया जाए, मौत लुई 16वें को सजा दिया जाए। तो ये हुआ कि इसको कैसी मौत दिया जाए। अब ये भी जनसाधारण वर्ग के ही हाथ में था कि लुई 16वें को मौत किस प्रकार दिया जाए। तो जनसाधारण वर्ग ने ये निर्णय लिया कि लुई 16वें को फांसी के नीचे तो कोई सजा हो ही नहीं सकती है, लेकिन फांसी में भी इसको ऐसी फांसी दिया जाए जो कि फ्रांस में इतिहास लिखा जाए। तो छात्रों ये हुआ कि फांसी तो सबको दिया जाता है, फांसी में भी एक इतिहास बनाया जाए। तो उसको ये हुआ कि गिलोटीन नामक यंत्र पे चढ़ा दिया जाए। गिलोटीन क्या होता है, अब आप इसको हम अगले दिन बताएंगे। फिर आपको एक बार रिपीट कर देना है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी हुई थी। उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। उस समय वहाँ का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। उस समय फ्रांस की आय का जो मुख्य स्रोत था वो कर था, और वो कर केवल जनसाधारण वर्ग ही देता था। लेकिन इसमें के बावजूद भी खुश था। तो इसलिए खुश था क्योंकि लुई 16वें को वो ऐसे धरती का भगवान था। तो इस तरह से एक दिन स्थिति ऐसी आई कि वो लोग रोटी के लिए मरने लगे, और वो जब रोटी मांगने के लिए लुई 16वें के पास गए तो रोटी दे नहीं पाया, और उसने कहा कि हम रोटी तुम लोगों को देंगे, लेकिन हम स्टेज जनरल की मीटिंग में हैं। तो इस तरह से छात्रों आज आपने पढ़ा स्टेज जनरल की मीटिंग, लॉर्ड टेलीस्कोप की शपथ, वास्तविक जेल का पतन और चुड़ैलों का धावा। इसी पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आज जो भी आपने ये पढ़ा है, स्टेज जनरल की मीटिंग, लॉर्ड टेलीस्कोप की शपथ, वास्तविक जेल का पतन, चुड़ैलों का धावा, ये सब जो है फ्रांस की क्रांति की घटनाएं। ये एक एक हेडिंग, एक एक घटना जो है एक लघुत्री के रूप में पूछा जाता है, टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है। इसके बावजूद भी छात्रों, यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमारे व्यक्तिगत मोबाइल पर फोन करके आप पूछ सकते हैं।